आपको करना क्या है उससे बहुत ज्यादा जरूरी ये होता है जानना कि आपको क्या नहीं करना है। बिकॉज आपको पता है ना कि दिस इज द थिंग्स आई डू नॉट वांट टू एंगेज इन, आई डोंट वांट टू डू, तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। आज कुछ ऐसा ही टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा वो सेक्टर्स जिनको मैं इतना दूर, मतलब इतना दूर से भी छूना नहीं चाहता, और क्यों, क्या लॉजिक है, सेक्टर्स में इशू क्या है, आपको ये सेक्टर्स कैसे मिलेंगे, हर चीज। चलो वैल्यू माइग्रेशन, यही समझना है। माइग्रेट हम समझते हैं जब चिड़िया माइग्रेट करती है, इधर से उधर चली जाती है, राइट। वैल्यू, हम वैल्यू के पीछे भागते हैं, राइट। वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं? वॉरेन बफेट बोलते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो एज इन्वेस्टर्स वी आर इन सर्च ऑफ गुड वैल्यू। अब वैल्यू माइग्रेशन की स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज होती है वैल्यू इनफ्लो, मतलब जब कोई इंडस्ट्री ऐसी सेटअप हो रही है कि भाई साहब भर भर के बिजनेस आ रहा है, भर भर के धंधा आ रहा है। इट कैन बी एनी रीजंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं, उन सब रीजंस की वजह से उसको वैल्यू इनफ्लो हो रहा है भर भर के। दैट इज अ गुड टाइम टू एंटर दैट सेक्टर। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है वैल्यू स्टेबिलिटी। यहाँ पे मतलब मार्केट शेयर और मार्जिन आपके काफी हद तक स्टेबल हो जाते हैं, ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है, स्टेबल होती है, चलती का नाम गाड़ी यहाँ पे सेट हो जाता है। और फिर थर्ड आता है वैल्यू आउटफ्लो, मतलब उस इंडस्ट्री से वैल्यू निकल के अब लोग कहीं और जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। चिंता मत करो, एक ही करके आपको एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। अब वैल्यू माइग्रेशन भी बहुत टाइप की होती है। सबसे पहले होती है कंट्री माइग्रेशन। कंट्री माइग्रेशन क्या होता है? सपोज अब यूएस को ले लो, ठीक है। यूएस पहले फार्मास्यूटिकल हब था, यूएस पहले आईटी सेक्टर का हब था, बट अब क्या कर रहे हैं? देव आउटसोर्स इट टू इंडिया। चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, आईटी तो बहुत टाइम से आउटसोर्स्ड है, तो वैल्यू क्या हो गई है? माइग्रेट कर गई टू अनदर कंट्री। सो फॉर अस इन्वेस्टर्स सेंस कहां होता है इन्वेस्ट करने के लिए? इंडिया में, not in USA because value has migrated. Second type of migration होती है इंडस्ट्री माइग्रेशन, जहां पे आप बोल सकते हो कि वैल्यू ना रेलवे से माइग्रेट हो गए एविएशन में आ गई है। अब पीपल आर अर्निंग मोर इन अ कंट्री, पर कैपिटा बढ़ गया है, तो दे वांट टू फ्लाई, दे वांट टू सेव टाइम, टाइम अप प्रायोरिटी है, तो वैल्यू माइग्रेट कर गई है। फिर कंपनी माइग्रेशन भी होता है। अब जैसे आप अर्ली 2000s में आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत सारे सेटअप होने लग गए थे, और बहुत सारे लोग विलिंगली पब्लिक सेक्टर बैंक को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जाते, मार्केट शेयर में दिख रहा था, क्या हो रहा था? दिस इज कंपनी माइग्रेशन। फिर आ जाता है आपका सेगमेंट माइग्रेशन। अब सेगमेंट माइग्रेशन मतलब विद इन द कंपनी उनका बिजनेस का मेन प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो रही है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि टेक टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर का पहले मेन बिजनेस क्या था? टेलीकॉम सर्विसेज का। अब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का मेन काम क्या हो गया? डेटा। जितना वो डेटा देंगे, वॉइस कॉलिंग सब डेटा पे हो रही है, तो मेन थिंग इज डेटा। तो अब देख रहे हो ये सेगमेंट माइग्रेशन हो गई। अब अगर आप सोच रहे हो कि गोला बस ये तो सिंपल है, वैल्यू माइग्रेशन है क्या? सर ये सच है, बिकॉज सिंपल ही तो है। ये सब क्या है? ये सब जनरल कॉमन सेंस की चीज है, और आपके पास पता है कि आपके पास सुपर पावर। लेट मी शो यू दैट सुपर पावर। ये है सर आपकी सुपर पावर, आपका दिमाग, बट कोई यूज ही नहीं कर रहा। एंड एक्चुअली यूजिंग इज अ रॉन्ग वर्ड। हम अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज वी डोंट ट्रस्ट आवर ब्रेन। आपको भरोसा ही नहीं अपने ऊपर। आपको लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं ये करता हूँ, अरे मुझे लग रहा है बट करता नहीं हूँ। कितनी बार, एंड अगेन यहाँ पे हद तक के प्रॉमिस मी एंड टेलिंग यू ऑनेस्टली, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि यार ये ना अच्छा करेगा, फ्यूचर में अच्छा करेगा, आई शुड बाय इट, बट आपने खरीदा नहीं, एंड दैट इन्वेस्टमेंट डिड रियली वेल। ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर कमेंट करना मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। ये मैं इसलिए बता रहा हूं और इसलिए कमेंट करने को आपको बोल रहा हूं, सो दैट पूरी दुनिया को पता चले वो अकेले नहीं है हु डू नॉट ट्रस्ट देमसेल्व्स। ये बहुत एक यूनानिमस चीज है, बिकॉज अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा है, अपना इंडियन कल्चर ऐसा रहा है ना कि यार हम अपने आप को गधा ही समझते हैं। ठीक है, चाहे जितना भी बाहर फेक करके दिखाने ले, बट इंटरनली हर आदमी अपने आप को बेवकूफी समझता है, राइट। उसको हमें ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो ब्रेन है उसको यूज करना है सिंपल। ये क्या है? कॉमन लॉजिक ही तो है और कुछ नहीं है, बस एक सिंपल तरीके से आपको सोचना है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक गौरव करके हमारे वो है मेंटी है हमारी कम्युनिटी में, वो मेरे साथ मेंटरशिप कॉल पे है, तो उन्होंने दिखाया था, उन्होंने अराउंड 8-9 महीने पहले ही हैड बॉट Zomato। अब Zomato was not profitable, तो मैंने उनको बोला कि गौरव आप एक बार कंसिडर करो, Zomato प्रॉफिटेबल नहीं है, तो एक बार जस्ट चेक इट। बोलते हैं कि हर्ष मैंने देखा है ना कि यार मेरे आसपास Zomato आ रहा है, वो कहीं पंजाब डिस्ट्रिक्ट में कहीं रहते हैं, आसपास Zomato आ रहा है, इस शहर में भी Zomato आ रहा है, लोग उसको यूज करें तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, और मैंने फाइनेंशियली देखे हर्ष, फाइनेंशियल इंप्रूविंग, तो इसलिए मैं आई एम इन्वेस्टिंग। आई एम लाइक गो फॉर इट। उसके बाद तो हम सबको पता है Zomato का क्या से क्या हो गया। इट्स ब्रिलियंट। सिंपल क्या है? लॉजिक है, जो भी आप सोच रहे हो, आपका ब्रेन सोच रहा है कि मुझे यार ये अच्छा लग रहा है, सिर्फ उसको मानना नहीं है, उसको बैकअप करना है विद डेटा। अब एक और स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि ही वाज इन्वेस्टिंग इन महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मैंने उनसे पूछा क्यों महिंद्रा में क्यों इन्वेस्टेड हो? बोलते हैं बिकॉज एसयूवी का क्रेज आ रहा है, जो फैक्ट है, और महिंद्रा एसयूवी बेस्ट है। मैंने पूछा एसयूवी महिंद्रा बेस्ट है? ही सेड हाँ बेस्ट है। मैंने बोला अच्छा मुझे डेटा दिखाना,
कहां से दिख रहा है आपको बेस्ट है, कितनी एसयूवीज का मार्केट शेयर क्या है? ऑब्वियसली महिंद्रा टॉप 3 में आती है, बट टॉप नहीं है, पकड़ गए। अब अगर उनको मैं नहीं पकड़ता तो क्या लॉन्ग टर्म कोई महिंद्रा में टिक पाते? नहीं, बिकॉज वो उनके दिमाग में कहानी बनती जा रही है, हाँ ये अच्छा अच्छा, बट इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय डेटा। और अगर आप अपनी थॉट्स को डेटा से बैकअप नहीं करोगे, एंड ऑब्वियसली विद थिंग्स प्रोबेबिलिटी नहीं है कि थिंग्स आपके अकॉर्डिंग जाएंगी, आप अपने ऊपर ही शक करोगे, आप अपने ऊपर ही ट्रस्ट पैदा करोगे, आपको लगेगा कि मैं बेकार हूं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, राइट? लॉजिक क्या है? सिंपल आपको लॉजिक देखना है कि सेक्टर अच्छा है कि नहीं है, आपके विजन में क्या रहा है, एंड जो भी आप सोच रहे हो इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय डेटा। वैल्यू माइग्रेशन, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ना, बस कॉमन लॉजिक ही और कुछ है ही नहीं। हाँ गोयला, कॉमन लॉजिक चाहिए, समझ गए आप टॉपिक पे तो। भाई सॉरी सर, आपको पता है ना गोयला आपसे कितना मोहब्बत करता है, तो निकल जाता है भौबा गोयला। ठीक है, अब दोबारा ट्रैक पे आते हैं। तो पहला सेक्टर जिसमें मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता वो है ट्रेडिशनल पावर कंपनीज। अब आप खुद देखिए, पावर, एनर्जी, इंडिया भूखी है, इंडिया नीड्स दैट एनर्जी विद अ पॉपुलेशन, विद द राइजिंग इंडस्ट्री, हमें चाहिए, कोई डाउट की बात ही नहीं है। मार्केट एंड डिमांड इज इनॉर्मस। बट अब पावर कंपनीज दो टाइप की होती है, एक जो प्रोड्यूस कर रही है नॉन फॉसिल फ्यूल से, रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी निकाल रही है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गया, आपकी सोलर एनर्जी हो गई, राइट? दूसरा होता है जो कंपनीज फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ऑपरेट कर रही है। अब इंडिया, आपको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं, इंडिया को कितना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ गया है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ गया है। भारत सरकार ने बाय 2030 इतने स्ट्रॉन्ग अपने रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स दे रखे हैं, जिसको मैंने कितनी बार चैनल पे रिपीट कर दिया। तो एनर्जी का स्कोप है, दीज सेक्टर्स विल डू वेल। जैसे टाटा पावर, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन टाटा पावर पर्सनली। बट जो कंपनीज फॉसिल फ्यूल्स से एनर्जी डिराइव कर रही है, जो कोल माइनिंग कर रही है, जैसे कोल इंडिया, उनका आपको क्या स्कोप लग रहा है? अब क्या वो बिजनेस शटडाउन हो जाएगा विद टाइम टू कम, बंद, जीरो? आई डोंट थिंक ऐसा कभी नहीं होगा कि बंद या जीरो हो जाएगा, एटलीस्ट इन आवर लाइफ टाइम्स। बट इट इज नॉट अ ग्रोइंग सेक्टर। वैल्यू हैज शिफ्टेड, ये कंपनी माइग्रेशन हुआ है। वैल्यू क्या हुआ है? फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होकर कहां चली गई है? नॉन फॉसिल फ्यूल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में चली गई है। तो मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा? मैं वहीं पे उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा जहां पे वैल्यू है। मैं इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप पेट्रोल को ले लो, ठीक है? अब ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ईवी कार्स गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, 5-10 साल की बात है, जो पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल जाएंगी, ईवी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा और हम बोलेंगे भाई देखो हमारा देश कितना आगे कर गया। आप खुद देखोगे ऐसे ही होता रहा है, राइट? अब जब ईवीज का काम इतना बढ़ जाएगा तो पेट्रोल पंप्स में डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ऑयल गैस पे इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, विच इज एक्चुअली वेरी गुड, बिकॉज इंडिया का मेजॉरिटी इंपोर्ट इज ऑन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कम कर दिया, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटर हो जाएगा, हर चीज बेटर हो जाएगी हमारे लिए, राइट? तो आप मुझे बताओ, कंपनीज लाइक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का स्कोप बनता है? फॉर मी नहीं, बिकॉज दे आर इन सेक्टर्स दैट आर स्लोली डाइंग। अब अगर ये कंपनीज अपना बिजनेस चेंज करके, मतलब इसी में वो जैसे कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में डाल दें या कुछ और अपना बिजनेस वर्टिकल खोल दें, तो डेफिनेटली दीज कंपनीज कैन बी वर्थ कंसिडरिंग। बट पहला सेक्टर इसमें मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, वो है ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनीज। अब आ जाते हैं सेकंड सेक्टर पे, और ये सेक्टर इज द वर्स्ट फॉर मी, मतलब आई विल नेवर वांट टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। ये सेक्टर है एविएशन। यस सर, एरोप्लेन्स। अब एविएशन सेक्टर ना एक रिसेशन टाइप फेस कर रहा है, और आपको पता है ये रिसेशन एविएशन कब से फेस कर रहा है? जब से राइट ब्रदर्स ने पहली फ्लाइट ली थी। मैं बात कर रहा हूं 1 सेंचुरी से, जहां पे 100 एविएशन कंपनीज वर्ल्ड वाइड बैंकरप्सी फाइल कर चुकी हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द एविएशन कंपनीज बस किसी तरह धंधा है और बस किसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रेक इवन को मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज द लेवल आई एम टॉकिंग। अब आपको याद हो, जैसे मैंने अभी पहले वैल्यू माइग्रेशन का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बताया था कि रेलवे से एयरवेज में वैल्यू माइग्रेशन आ रही है, राइट? जो हो रहा है, एयरलाइंस में वैल्यू माइग्रेशन है, और अनडिनाइबली ऐसा नहीं होगा कि लोग एयरलाइन यूज करना बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एविएशन खत्म हो जाएगा। दिस इज वन इंडस्ट्री जिसका आगे जाकर स्कोप बढ़ता ही रहेगा। दिस इंडस्ट्री इज गोइंग नोवेयर, बट स्टिल आई विल नॉट इन्वेस्ट इन इट। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ द बिजनेस। जस्ट इमेजिन यू ओन इंडिगो, इमेजिन करो, ठीक है, आपने फ्लाइट से रखी, जस्ट एक बार क्लोज योर आइज एंड थिंक, आपको बिजनेस में क्या क्या देखना है। मार्केटिंग तो आपको देखनी है, उसके बाद हाई गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब इतनी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन, और होनी भी चाहिए। एविएशन पे कुछ हो गया, वो प्लेन में हल्का सा इफेक्ट हो गया, छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, प्लेन उतर जाएगा, आप डिफॉल्ट कर जाओगे, हैवी पेनल्टीज यू विल बी पेनलाइज्ड विद, जो होना भी चाहिए। उसके बाद आप खर्चे सोचो, लुक एट द ऑपरेशन कॉस्ट। पहले तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको प्लेन लेना पड़ेगा। अगर आप बेसिक प्लेन एयरबस 320 भी लोगे, वही 100 मिलियन का आता है। अगर आप उसको लीज भी करोगे, उसकी मेंटेनेंस में खर्चा होता है। अब
प्लेन जब पार्क है एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट की पार्किंग का खर्चा उसका हर बार टेक ऑफ लैंडिंग उसका खर्चा है, आपका खर्चा स्टाफ का है और बहुत मेजर, मतलब जस्ट इमेजिन इंडिगो की फ्लाइट जब आप लेते हो कितना सारा स्टाफ आपको इंडिगो में मिलता है व्हाइल यू एंटर द एयरपोर्ट चेक इन करते वक्त टिल यू टेक ऑफ, और वहां पे लैंड करके दूसरे एयरपोर्ट में अलग कहानी है उस स्टाफ की। उस स्टाफ को क्या क्या चाहिए, एक बस चाहिए होती है कि आपको गेट से वो आप तो प्लेन तक पहुंचाते हैं, बस ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, उनको कार्गो व्हीकल्स चाहिए होते हैं, उनको कार्गो मशीनरी चाहिए होती है, उनको फ्यूल टैंक्स चाहिए होते हैं। जस्ट थिंक ऑफ द ऑपरेशन कॉस्ट, इट इज रिडिकुलस। एयरपोर्ट में पार्किंग कॉस्ट डलती है। अब फ्यूल की मैं बात कर रहा हूं, फ्यूल इज 30% ऑफ द एविएशन कॉस्ट, अज्यूमिंग इफ फ्यूल प्राइसेस स्टे इन कंट्रोल। जब फ्यूल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स गायब हो जाते हैं एविएशन इंडस्ट्री के, एंड इट इज सो प्राइस कंपेटिटिव, सो मार्जिन आर वेरी थिन। आप खुद देखोगे, इफ सपोज यू वांट टू बुक अ फ्लाइट टू दिल्ली टू बैंगलोर, आपने खोला कि मुझे चलो 2 दिन बाद जाना है, आप खोलोगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, एज ए इंडियन मैं बता रहा हूं सबसे सस्ती फ्लाइट क्या है। यू विल सी, अगर अच्छा मुझे सुबह जाना है तो आप सुबह का देखोगे एंड देखो सबसे सस्ती कौन सी है। एंड इफ द डिफरेंस इज इवन एज स्मॉल एज एक फ्लाइट आपको पड़ी है 7900 की, दूसरी फ्लाइट आपको पड़ी है 7200 की, मतलब सिर्फ 700 रुपए के डिफरेंस में भी आप एयरलाइन स्विच कर लोगे। दिस इज व्हाट एविएशन इंडस्ट्री है, जहां पे इतना सिवियर प्राइस कंपटीशन है। उसके बाद स्टाफ बहुत ज्यादा है, बट स्टाफ को निकाल भी नहीं सकते, बिकॉज जब आपकी डिमांड बढ़ेगी एविएशन की या प्लेन्स की, जब वो सीजन आएगा तो यू कैन नॉट रीहायर देम, तो आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा विद ऑल द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इट इज अ रिडिकुलस बिजनेस टू बी इन, इट इज सो डिफिकल्ट। और ये अगेन, अब मैंने को पहले क्या था, मैं सोच रहा हूं, ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बेकार है। अब इसका मतलब क्या है कि बेकार है, आई हैव टू बैक इट अप बाय फैक्ट्स। फैक्ट्स देते हैं, एक काम करते हैं, इंडिगो ही देखते हैं। इंडिगो तो बेस्ट चल रहा है ना एविएशन में, ठीक है। आइए सर, इंडिगो पिछले 4 साल से नुकसान में है, 2020, 21, 22, 23 नुकसान में ही है। और उसके बाद तो इतना हो गया कि भाई अब तो वी हैव ट्रैवल्ड, रिवेंज ट्रैवल जिसको बोलते हैं, कोविड के बाद वी आर ट्रैवलिंग, इतना सब कुछ, उसके बाद भी ये कंपनी नुकसान में है। एंड अगेन, नो नथिंग टू पॉइंट दिस कंपनी इज बैड, उल्टा इंडिगो आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन कंपनीज फंडामेंटली ऑन पेपर आप देखोगे इन द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट में आ जाएगी कंपनी है। It's so well managed, but this business altogether is not good business to be in. तो would I invest in sector? Never. यार गोयला, ये ना बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, तूने बोल दिया डेटा ढूंढ लो, कैसे ढूंढूं? अब अगर सपोज मुझे लग रहा है कि यार ये इंडस्ट्री अच्छा करेगी, तो मैं क्या डेटा ढूंढूं, कहां से डेटा ढूंढूं, डेटा में क्या क्या मैट्रिक्स ढूंढूं, ये कौन बताएगा मुझे? और ये एक एक्चुअल रियल प्रॉब्लम है। इसके लिए देखो, आपके पास 2 सोल्यूशन है। सबसे पहला सोल्यूशन ये है, आप YouTube वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहो। जो मैं आपको बताया था, इस वीडियो को लाइक प्लीज कर देना, एल्गोरिथम में हेल्प करता है, और सब्सक्राइब करो नहीं करो आपकी मर्जी है। बट मैं क्या चाहता हूं, हफ्ते में 3 वीडियोस हैं, उन तीनों वीडियोस को आपको देखना मैंडेटरी है। आपकी ये सब फंडे क्लियर हो जाएंगे, सोर्सेज के, इसके उसके। ये है पहला प्रोसेस। अब आते हैं सेकंड प्रोसेस में, जिसमें आपका टाइम बचता है एंड जिसमें यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी, डायरेक्टली गेट इन टच विद माय टीम एंड माय एंटायर सर्विस अवेलेबल टू यू। वो है इफ यू एनरोल इन अ फुल स्टॉक मार्केट मेंटरशिप प्रोग्राम। ट्रस्ट मी, रिसर्च में आपको इतना मजा आएगा, और रिसर्च तो सुनने में लग रहा है, रिसर्च सिंपल लॉजिक लड़ाना है और कुछ नहीं। और आपने यही लॉजिक लड़ाना सीख लिया, कहां से क्या ढूंढना है, क्या हैक्स है, क्या तरीके ढूंढने हैं टू मेक श्योर कि आपकी इन्वेस्टमेंट ढंग की हो ना। आप खुद देखोगे इस प्रोग्राम की कॉस्ट पीनट्स भी नहीं है। Just imagine if you had joined this mentorship program 3 years ago या 2 years ago या 1 year ago, मार्केट्स कहां से कहां चले गए हैं। और चिंता नहीं है, कोई फोमो में क्रिएट नहीं करो, मार्केट्स ऑल टाइम है और बहुत छूने वाले हैं, हम देख देखते हैं बाय 2030। बट टू टेक द फुल बेनिफिट, इफ यू वांट टू गो विद द मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां आप चाहते हो गोयला तुम मेरे पीछे खड़े हो, तो मैं आपके पीछे हमेशा हूं। लिंक ऑफ दैट प्रोग्राम इज इन द डिस्क्रिप्शन। थर्ड सेक्टर जिसमें आई नेवर वांट टू इन्वेस्ट इज मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर। अब जब मेटल और माइनिंग सेक्टर्स की बात करो तो क्या क्या आ जाएगा, आपके स्टील आ जाएगी, एल्यूमिनियम आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, इसमें केमिकल इंडस्ट्री भी थोड़ा बहुत आएगा, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब इन चीजों से मैं दूर रहना चाहता हूं, क्यों? बिकॉज इन चीजों में ना एक चीज इन्वॉल्व, अब गेस कर तो क्या इन्वॉल्व है? चाइना। यस, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मोस्ट जो परचेज्ड मेटल्स एंड माइंस। मतलब ज्यादा आप देखोगे चाइना सबको ऑलमोस्ट टॉप 3 में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा पूरा टाइम। अब द प्रॉब्लम विद चाइना क्या है कि उनको अब कंपटीशन में हराना बड़ा मुश्किल है यार, जो एक्चुअली फैक्ट है। अगर कंपनीज में बात करूं ऑन अ इंटरनेशनल स्टेज, चाइनीज कंपनीज को हराना बहुत मुश्किल है। क्यों? फॉर द फैक्ट कि चाइनीज गवर्नमेंट इज वेरी प्रो कैपिटलिज्म, इट इज वेरी प्रो कंपनीज। डोंट गेट मी रॉन्ग, आवर गवर्नमेंट इज गुड एंड वी आर गेटिंग दैट, इंडिया विल गेट दैट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बिकॉज ये अपना यूथ अब जाग गया है, हम ही जाग गए, अब एंटरप्रेन्योर्स जाग गए, तो वो तो होना ही है। बट इतनी फास्ट पेस ना चाइना में वो नहीं हुआ है। अब जैसे आप स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री को देख लो, आई हैव फाइन ऑर्गेनिक्स, राइट? अब फाइन ऑर्गेनिक्स मैं 10-12% डाउन हो चुका हूं, 10-12% डाउन हूं।
क्यों? रीजन इसका चाइना। मैं इसमें पूरी वीडियो में बनाई थी कि क्यों स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर इतनी बुरी तरह पिट रहा है। इट विल ग्रो, आई एम श्योर, बट इट विल टेक टाइम एंड द रीजन इटसेल्फ इज चाइना। और चाइना को ग्लोबल मार्केट में हराना इज डिफिकल्ट बिकॉज दे कैन ब्रिंग डाउन द प्राइसेस एज मच एज पॉसिबल। उनके पास सप्लाई चेन है, उनके पास वो पैसा है, उन कंपनीज के पास उतनी बैंडविड्थ है। रही बात इंडिया की, कैन वी डू दैट एज ऑफ नाउ? नहीं। सो आइडियली आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी जहां पे वो डायरेक्ट चाइनीज कॉम्पिटिटर से वर्ल्ड मार्केट में compete कर रही है। फॉर मी, इफ यू चूज सेक्टर्स एंड कंपनीज जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को क्रिएट नहीं सोच रही ना, those companies have a extremely strong potential because इंडिया की डिमांड तो बस अभी शुरू ही हुई है। ये ना, अब इंडिया की डिमांड समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि पूरे इंडिया में डिमांड नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज 90% इंडिया में वो कैपेसिटी ही नहीं है टू बाय एनीथिंग, और उनसे पैसा निकलवाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो नहीं खरीदते कुछ भी, राइट? दे आर वेरी सिनिकल व्हेन दे बाय थिंग्स। तो स्टार्टअप्स क्या करते हैं? दे टारगेट द टॉप 10%, और अल्ट्रा लग्जरी स्टार्टअप्स दे टारगेट द टॉप 1%। और फाइनल सेक्टर जिसमें मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता वो है टेलीकॉम सेक्टर। यस, टेलीकॉम सेक्टर। एंड इसके लिए मेरे पास इतने सारे रीजंस हैं। सबसे पहली चीज, रेगुलेटरीज। आप देखोगे ट्राई का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इतना हाई रेगुलेशन इसमें, और होना भी चाहिए टेक्निकली बिकॉज ये बहुत एलिमेंट्री है, एसेंशियल है फॉर इंडियाज ग्रोथ। बट इतनी रेगुलेशंस के अंदर सर्वाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद है वेरी कैपिटल एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बनना है, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ नेटवर्क यू नीड? कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू नीड टू पुट इन? तो इट एक्सपेंसिव। फिर टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्शन है। पहले 2G था, मानते थे 2G बेस्ट है, उसके बाद सर 3G आ गया, अब 4G आ गया, अब 5G आ गया। नाउ लुक एट वोडाफोन आइडिया, जो 4G के साथ स्ट्रगल कर रहा है, 4G से कम करने पे जब 5G आएगा उनकी स्ट्रगल्स और कितनी बढ़ जाएंगी। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट टेलीकॉम सेक्टर, वर्स्ट पार्ट, कस्टमर लॉयल्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है सेक्टर में, कोई चीज ही नहीं है सेक्टर में। क्यों? अगर एयरटेल में ऑफर ये चल रहा है ना, कि मुझे महीने का 500 रुपए देना, एग्जाम्पल, और वही चीज सेम सर्विसेज अगर मुझे जियो में मिल जाए ना, कि मुझे 490 में मिला, 10 रुपए बच रहे हैं, पीपल स्विच। यू वॉन्ट बिलीव इट, पीपल स्विच, बिकॉज आजकल आप नंबर भी सेम रख सकते हो एंड लॉयल्टी इज जीरो। अब वोडाफोन आइडिया को देख लो, वोडाफोन आइडिया अच्छा चल रहा था, जैसे जियो आया कस्टमर्स लात मार के भाग गए, कुछ देखा भी नहीं ब्रांड को, लॉयल्टी वगैरह कुछ है ही नहीं सेक्टर में। और जिस सेक्टर में ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, दैट सेक्टर डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कांस्टेंट R&D। अब ये गेस करना बहुत डिफिकल्ट है कि बेस्ट R&D कौन कौन सी कंपनीज होगी विद इन टेलीकॉम सेक्टर, एंड दैट इज व्हाई टेलीकॉम सेक्टर इज अनदर सेक्टर जिसमें मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अब ये तो होगा सेक्टर जिनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बट डू यू वांट टू नो 3 सेक्टर्स जिनमें मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं इन द कमिंग 3 years? इफ यू वांट टू नो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ यार। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.